नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा 12 की वितान पुस्तक में से आज हम पाठ संख्या 2 कहानी जूझ का अध्ययन करेंगे। जूझ कहानी आनंद यादव के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा में से लिया गया एक अंश है। जूझ कहानी में का अर्थ जो है वो यही सिखाता है कि संघर्ष किस तरह से अपने स्तर पर भी किया जा सकता है। जूझ का अगर शाब्दिक अर्थ भी देखें तो जूझ का मतलब है जुझारूपन अर्थात संघर्ष करने की क्षमता। तो चलिए आज शुरू करते हैं वितान की पुस्तक में से जूझ कहानी यानी पाठ संख्या 2 का अध्ययन। जूझ कहानी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और जूझ कहानी किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ खेती करने वाले किसानों का जीवन बहुत कष्टमय है और उसी इलाके से हमारे लेखक जो है वो आनंद यादव आते हैं। वो अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में जब वह पाठशाला और खेती के दुष्चक्र में फंसे हुए थे तो किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज से ऊपर उठकर शिक्षा ग्रहण की, मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक बने, मराठी भाषा में उन्होंने अध्ययन किया और आगे चलकर एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार बने। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर जो कहानी लिखी गई है जूझ, उसी से। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। दादा का मतलब यहाँ पिता से है। डर लगता था कि कहीं हड्डी पसली एक न कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दें। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। तो ये बच्चे की एक मनोवैज्ञानिक जो सोच है उसका भी प्रत्यक्ष उदाहरण लेखक ने अपना लिखा है। लेखक आगे कहता है कि दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने पर कोल्हू का चलाना होता है। ईख का मतलब है गन्ना और कोल्हू का मतलब होता है कि गन्ने का रस निकालने का काम। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाज़ार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर बनाए हुए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को कुछ और दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है, रस गाढ़ा हो जाता है, इसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव अच्छा ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। तो यहाँ खेतों में जो गन्ने की फसल है उसको लेकर भी एक दृष्टिकोण बताया कि किसान किस तरह की सोच समझ रखता है। अच्छी कीमत मिलना बहुत ज़रूरी है, पदार्थ से कहीं अधिक महत्व देती है। लेखक आगे कहता है कि इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ काम जल्दी ही ख़त्म हो गया और हम आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे का मतलब है गोबर से बने हुए उपले। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से ही कहना चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहिला सुअर की तरह गुर्राता है, यानी जंगली सुअर की तरह। मुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अब मला यानी खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ।
तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह समझा सकेंगे। ये दत्ताजी राव जो हैं वो गांव के एक मुखिया हैं, सरपंच हैं, और वो जानते हैं कि गांव के लोग जब भी उनका सम्मान करते हैं, इसी वजह से लेखक को ये लगता है कि दत्ताजी राव से अगर उनकी माँ और वो खुद स्वयं बात करेंगे तो उसके पिता को यानी दादा को ये बात माननी होगी। इसी वजह से लेखक के मन में ये इच्छा थी कि उसकी माँ जो है एक बार दत्ताजी राव से ज़रूर बातें करे। लेखक आगे कहता है कि ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इन सब के करने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाज़ार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिलाया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ जाऊं तो पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। इस पर दत्ताजी राव सरकार ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। मैं माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा के बीत जाने के बाद दादा घर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों में भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जाकर कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी। मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया। खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनपा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई की मला यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रह गया है। वह मन लगाकर खेत में किस तरह श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन को बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे होंगे, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है।
मैंने मना कब किया है जी, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया। यानी लेखक के पिता ने ये बातें कही। कैसी आदतें? दत्ताजी राव ने पूछा। पिता ने कहा, चाहे जैसी यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। यानी ये बातें दत्ताजी राव के सामने उसके पिता ने लेखक के संदर्भ में कह दी। तो दत्ताजी राव ने कहा, क्यों रे छोकरे? नहीं जी, लेखक ने कहा, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, यानी जुए पर। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। तो यहाँ लेखक ने अपनी पढ़ने लिखने को लेकर जो दत्ताजी राव के सामने अपनी लाचारी, अपनी बेबसी है, वो सारी की सारी बताई। पिता ये चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई ना करे, खेतों के काम में जुटा रहे, लेकिन दत्ताजी राव की सरकार की कहने से, क्योंकि वे मुखिया हैं, गांव के सरपंच हैं और उनका काफ़ी रुतबा है वहाँ के लोगों। इस पर दत्ताजी राव सरकार ने लेखक से कहा कि अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी, यानी फेल तो नहीं हुआ? नहीं जी, पाठशाला ही जाना बंद कर दिया था, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग, दत्ताजी राव ने कहा। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एकाध बार खेलने लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देगा क्या? इस पर पिता ने कहा, जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एकाध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया घर पर कि पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत में हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना और सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। तो ये बातें जो हैं वो लेखक के सामने शर्त के रूप में रखी गई उसके पिता के द्वारा कि भी जब भी पाठशाला जाना हो तो खेतों के सारे काम करने होंगे और उसे वचनबद्धता से ये कार्य करने होंगे कि खेतों के कामों में उसे ना नुकुर नहीं करनी है। और लेखक के पिता ने कहा कि घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर लगवाना, समझे? मंजूर है क्या? लेखक ने कहा, हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह है पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। लेखक ने भी पिता की बात को सहारा दिया। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहाँ कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने खा लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। तो यहाँ लेखक ने पाठशाला की जो खूबी है उसका भी वर्णन किया। उसके मन में जो इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वो आज पूरी हो चुकी थी। फिर से उसकी पाठशाला शुरू हुई, इतनी सारी शर्तों के साथ, लेकिन फिर भी मन में एक उमंग थी कि फिर से पाठशाला जाना शुरू हो रहा है। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। तो इस तरह से लेखक ने जो जनवरी में उसने पाठशाला शुरू की, वह 2 महीने भी उसके विद्यालय में रहते हुए आराम से बीते। लेकिन यहीं से उसके संघर्ष की कहानी शुरू होती है कि आखिरकार उस बच्चे ने किस तरह से पढ़ाई शुरू की, कैसे मुश्किलें आई, पढ़ने लिखने में दिक्कतें आई, विद्यालय छूट जाने के पश्चात जो समस्याएं थी वो भी सारी सामने थी। इस पाठ से संबंधित जो पहला अध्याय है वो हमने पूरा कर लिया है। दूसरा अध्याय भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न भी जो है वो दूसरी अध्याय में किए जाएंगे।
सभी बच्चों से कहना चाहूँगा एक बार कि जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से समझ लें और पहले अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको और दूसरे अध्याय से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे उन सभी को हम एक साथ दूसरे अध्याय में करेंगे।